अस्सलाम वालेकुम। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि अदर कौन कौन से आयन्स हैं। एक तो हमने सोडियम पोटाशियम को देखा कि वो एक्शन पोटेंशियल में जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से आयन्स हैं, तो इसके अलावा जो नेगेटिव चार्ज आयन्स होते हैं इनसाइड द एक्सॉन वो हम रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर जो अंदर प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, प्रोटीन के अंदर नेगेटिव चार्ज माइनो एसिड होते हैं, वो जो है रोल प्ले करते हैं। सल्फेट कंपाउंड्स हैं, उसके अलावा जो फास्फेट है एटीपी का, ठीक है, ये रोल प्ले करते हैं। किस तरह से ये इनसाइड द न्यूट्रॉन जो है नेगेटिविटी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट आयन आ जाते हैं कैल्शियम आयंस। अब कैल्शियम आयन जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। स्पेशली इनका रोल होता है मसल्स के अंदर, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल के अंदर। ये जो है वेरी प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरह प्ले करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। सपोज कर लें यहाँ पे कि ये एक स्मूथ मसल सेल है, ठीक है। मैंने एक स्मूथ मसल सेल ड्रॉ की है। अब स्मूथ मसल सेल के अंदर यहाँ पे सपोज करते हैं हम, यहाँ पे एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और ये इसका जो है साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी ऑर्गेनेलिज जो है वो मैं ड्रा नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर पंप पड़े होते हैं, कैल्शियम पंप, ठीक है। अब ये कैल्शियम पंप्स क्या करते हैं, ये जो साइटोसोल के अंदर कैल्शियम होता है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पंप कर देते हैं, ठीक है। और बाकी को ये पंप जो है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पंप कर देते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो अगर हम सोडियम पोटाशियम पंप की बात करें, सोडियम पोटाशियम पंप क्या कर रहा था, तो वो सोडियम ग्रेडियंट जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा था। इनके आउटसाइड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम को इंक्रीज़ कर रहा था, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम को कम कर रहा था। इस तरह में ब्रेन के क्रॉस एक सोडियम ग्रेडियंट इस्टेब्लिश कर रहा था। यही काम यहाँ पे कैल्शियम पंप कर रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इनके हायर अमाउंट में होती है, और इनवर्ट कैल्शियम जो है वो लो अमाउंट में होती है। इस तरह एक कैल्शियम का ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाता है कैल्शियम पंप की वजह से, ठीक है। तो अब इनकी मेम्ब्रेन के अंदर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स पड़े होते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक कैल्शियम चैनल पड़ा हुआ है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ठीक है। अब क्या होता है कि जो स्मूथ मसल्स हैं इनके अंदर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है इनके अंदर ज़्यादा होते हैं। तो इसके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है वो मेनली कैल्शियम चैनल की वजह से डेवलप होती है। जब इनको स्टिमुलस मिलेगा तो कैल्शियम जो है इनसाइड मूव करेगा, ठीक है। इनसाइड में ब्रेन जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेगी, एंड सो उन सारा प्रोसेस जो है होगा। लेकिन कैल्शियम चैनल की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होती है, दिस इज़ स्लो टू डेवलप, क्योंकि जो कैल्शियम चैनल हैं ये स्लोली ओपन होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोडियम चैनल्स, ठीक है। उसके अलावा कार्डियक मसल के अंदर भी रोल प्ले करते हैं, और कार्डियक मसल के अंदर ये क्या करते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल के अंदर प्लेटो फेज जो है क्रिएट करती हैं। कार्डियक मसल के अंदर फास्ट सोडियम चैनल्स भी हैं और स्लो कैल्शियम चैनल्स भी हैं। एक और बात, ये जो स्लो कैल्शियम चैनल हैं ये थोड़ी बहुत सोडियम को भी गुजरने देते हैं, इसलिए इनको समटाइम्स स्लो कैल्शियम सोडियम चैनल्स भी कहा जाता है, या इनको एल टाइप कैल्शियम चैनल्स भी कहते हैं। अब उसका कार्डियक मसल की बात करें तो यहाँ पे -90 मिली वोल्ट है, ठीक है। अब एक्साइटेबिलिटी थ्रेशोल्ड वोल्ट जब इनको मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, साइनोएट्रियल नोड से जो सिग्नल आ होता है उसके रिस्पॉन्स में जो पोटेंशियल डेवलप होती है, क्या होता है, -90 मिली वोल्ट से ये शूट अप करता है प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में, सपोज +35 मिली वोल्ट तक शूट अप करता है। उसके बाद यहाँ पे आके जो सोडियम चैनल हैं, फास्ट सोडियम चैनल, वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर फास्ट पोटाशियम चैनल होते हैं। तो शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे फास्ट पोटाशियम चैनल जो है ओपन होते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा जहाँ क्या कहते हैं इनिशियल रिपोलराइजेशन होती है थोड़ी सी, और इतने वक्त में जो स्लो कैल्शियम चैनल्स हैं ये ओपन हो जाते हैं। तो इनके ओपन होने की वजह से जो फास्ट पोटाशियम चैनल है वो थोड़ी देर ओपन होते हैं, इनिशियल रिपोलराइजेशन करते हैं और क्लोज हो जाते हैं, और फिर कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं। इनके ओपन होने से एक्शन पोटेंशियल जो है प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि अगेन पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग हो जाती है। कुछ देर बाद ये फिर क्लोज होंगे और उसके बाद स्लो पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं और रिपोलराइजेशन हो जाती है। तो ये जो फेज़ आती है इसको हम नाम देते हैं प्लेटो फेज़, ठीक है। इससे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि क्या था, सबसे पहले फास्ट सोडियम चैनल ओपन होते हैं, फिर वो क्लोज होते हैं, फिर फास्ट पोटाशियम चैनल ओपन होकर इनिशियल रिपोलराइजेशन करते हैं, फिर वो क्लोज होते हैं, फिर स्लो कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं जिससे प्लेटो फेज प्रोड्यूस होता है,
फिर ये क्लोज होते हैं। उसके बाद जो पोटाशियम चैनल है, स्लो पोटाशियम चैनल, वो ओपन होकर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इस्टेब्लिश कर देते हैं। ये जो है ये अगेन डिटेल से पढ़ेंगे कार्डियक फिजियो में, ठीक है। अभी जस्ट प्लेटो फेज का आइडिया देने के लिए इसको बताया। तो उसके अलावा कैल्शियम आयन का एक और रोल होता है। जो कैल्शियम आयन है वो सोडियम चैनल को रेगुलेट करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कैल्शियम पड़ा हुआ है वो सोडियम चैनल के जो एक्टिवेशन गेट हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है और उनके ओपनिंग की वोल्टेज को जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। अब अगर तो जो है कैल्शियम आयन की कमी हो जाए तो जो वोल्टेज है उनकी ओपनिंग के लिए वो बहुत कम हो जाती है। यानी कि पहले अगर -90 मिली वोल्ट से -60 मिली वोल्ट पे आके जो एक्टिवेशन गेट ओपन हो रहा है, तो कैल्शियम की कमी में क्या होगा, -85 पे ओपन हो जाएगा या -88 पे ओपन हो जाएगा। तो इससे नर्व की जो एक्साइटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और बाज़ औक़ात बगैर स्टिमुलस के ही नर्व जो है वो सिग्नल जो है फायर करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मसल की कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसको नाम देते हैं हम टेटनी का। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल जो इनिशिएट कब होगी, तो एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होने के लिए जो नर्व पे जहाँ पे स्टिमुलस लगे हैं तो स्टिमुलस जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये -65 मिली वोल्ट्स होती है लार्ज नर्व फाइबर के लिए। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज दिस इज नर्व फाइबर, ये एक नर्व फाइबर है, ठीक है। यहाँ पे स्टिमुलस सप्लाई हुआ है इतने एरिया में, ठीक है। तो स्टिमुलस की वजह से इनवर्ड जो है इतने एरिया में पॉजिटिविटी डेवलप होगी सपोज, और बाहर की तरफ जो है वो नेगेटिविटी आ गई। अब इनिशियली यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी वो -90 मिली वोल्ट थी। अब इस स्टिमुलस की वजह से अगर तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -65 मिली वोल्ट तक जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो तब यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल है वो डेवलप होगी। अदरवाइज़ एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप नहीं होगी। यानी कि अगर जो स्टिमुलस हमने अप्लाई किया है वो स्टिमुलस -90 मिली वोल्ट से -65 मिली वोल्ट तक जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको डिक्रीज़ करता है, तो तब वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल हैं वो ओपन होंगे और उसके बाद रैपिडली सोडियम जो है इनवर्ड जो है वो रश करेगा और जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्रिएट होगी, डीपोलराइजेशन होगी। उसके बाद वो डीपोलराइजेशन वाला सारा मामला जो है वो रिपीट होगा। तो डीपोलराइजेशन जो एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने के लिए शर्त ये है कि जो स्टिमुलस सप्लाई किया गया उसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल -65 मिली वोल्ट तक डिक्रीज़ करना होगी, ठीक है। -65 मिली वोल्ट पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज़ करने से क्या होगा, इससे एक पॉजिटिव फीडबैक जो है वो स्टैब्लिश होगा। यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक का जिक्र है, यानी कि एक बार जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट से 0 की तरफ डिक्रीज होगी, यानी कि -65 मिली वोल्ट तक पहुँचेगी या उससे कम होगी, तो पहले कुछ सोडियम चैनल जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे, फिर उनके ऊपर उनसे सोडियम अंदर आएगा, नेगेटिविटी मज़ीद कम होगी, तो नेगेटिविटी कम होने से मज़ीद सोडियम चैनल खुलेंगे। इस तरह सोडियम चैनल जो है वो खुलते चले जाएंगे अनटिल के उस एरिया में मौजूद ऑल सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो इसको हम मानते हैं पॉजिटिव फीडबैक का, ठीक है। अब ये पॉजिटिव फीडबैक डेवलप होता है, इससे एक्शन पोटेंशियल जो है वो आगे एक्शन पोटेंशियल जो है वो शूट अप कर जाती है। सपोज करें कि ये एक नर्व फाइबर है, ठीक है। इसके इनवर्ड जो मेम्ब्रेन है वो नेगेटिव है, आउटवर्ड जो है पॉजिटिव है, और इसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये -90 मिली वोल्ट है अंदर की तरफ, ठीक है। अब एक एरिया पे यहाँ पे जो है स्टिमुलस सप्लाई होता है इतने एरिया पे, सपोज के यहाँ पे ये नर्व जो है किसी और नर्व के साथ सिनैप्स बना रहा है, ठीक है। सिनैप्स पे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज होता है, आगे इसको एक्साइट करता है, इसके लिए स्टिमुलस का काम करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से यहाँ पे जब न्यूरॉन स्टिमुलेट हुआ तो इसकी पोटेंशियल जो है -90 मिली वोल्ट से डिक्रीज़ कर जाती है, -65 मिली वोल्ट पे आ जाती है। अब अगर तो -65 मिली वोल्ट पे नहीं आती, यानी कि -80 मिली वोल्ट तक आती है, तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप नहीं होगा क्योंकि सोडियम चैनल ओपन नहीं होंगे। लेकिन अगर -65 मिली वोल्ट पे आ जाती है, जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू है -60 मिली वोल्ट, -65 मिली वोल्ट, तो इस पर सोडियम चैनल जो है ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इनिशियली हम कहते हैं कि सारे जो सोडियम चैनल हैं ये क्लोज पड़े हुए हैं, ठीक है। ये सारे सोडियम चैनल, ये वाला भी क्लोज है, ये सारे क्लोज पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे -65 मिली वोल्ट आई तो एक सोडियम चैनल जो है यहाँ से ओपन हो गया और सोडियम जो है बाहर से सोडियम जो है अंदर आने लग गया इससे। अब इससे सोडियम अंदर आने की वजह से पोटेंशियल हम कहते हैं कि सपोज -60 मिली वोल्ट होगी। अब -60 मिली वोल्ट पर क्या होगा कि एक और सोडियम चैनल जो है वो भी ओपन हो जाएगा, मज़ीद सोडियम अंदर आएगा, ठीक है। मज़ीद सोडियम अंदर आने से पोटेंशियल सपोज के -55 मिली वोल्ट होगी। अब 55 मिली वोल्ट पे एक और चैनल ओपन हो गया। इस तरह जैसे जैसे सोडियम अंदर आता चला जाएगा और मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेस नेगेटिव होती चली जाएगी,
ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम चैनल जो है वो ओपन होते चले जाएंगे और मोर एंड मोर जो एक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर देगी मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन की शूट अप कर देगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस तरह जो है पोटेंशियल जो है वो इनिशिएट होती है ब्रेन के अंदर। आगे प्रोपगेशन देख लेते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। अब प्रोपगेशन के लिए बुक की डायग्राम पे आए तो यहाँ पे देखें इन्होंने छोटा सा एरिया जो है यहाँ पे शो किया है, ये वाला, ठीक है। इस एरिया में पोटेंशियल जो है वो डेवलप हुई है। अब क्या होता है कि पोटेंशियल यहाँ पे इनवर्ड पॉजिटिविटी है, आउटवर्ड नेगेटिविटी है। पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से क्या होता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट जो है साइड वाले एरिया में, नियर बाई एरिया में फ्लो करता है। इस साइड से भी थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट साथ वाले एरिया में फ्लो करता है, ठीक है। अब पॉजिटिव पॉइंट साथ वाले एरिया में फ्लो करता है तो उस साथ वाले एरिया की पोटेंशियल जो है वो भी -90 मिली वोल्ट से वो ले जाता है इसको -65 मिली वोल्ट तक, ठीक है। अब जब पोटेंशियल सात वाले एरिया की -90 मिली वोल्ट से -65 मिली वोल्ट तक चली जाती है तो इस एरिया में भी सोडियम चैनल ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो एरिया भी डिपोलाइज हो जाता है जैसे यहाँ पे शो किया गया। अब इस एरिया से मजीद जो आयन जो है वो सात वाले एरिया में फ्लो करेंगे, सात वाले एरिया को डिपोलाइज करेंगे। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है अनटिल के पूरी मेम्ब्रेन जो है वो डिपोलाइज हो जाती है। यही बातें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है, पैराग्राफ में। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की बात करें तो यहाँ पे आयन जो है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये राइट साइड पे भी जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी जा रहे हैं। इनके आयन जो हैं डिपोलराइज्ड एरिया से हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो उसके बाद ऑल और नथिंग, ऑल या नन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मेम्ब्रेन एक्साइट हो गई है तो मेम्ब्रेन पे फुल स्ट्रेंथ की पोटेंशियल डेवलप होगी, यानी कि -90 मिली वोल्ट से +35 मिली वोल्ट तक लार्ज नट फाइबर में पोटेंशियल डेवलप होगी। ऐसा नहीं होगा कि मेम्ब्रेन जो है डिपोलराइज हुई लेकिन पोटेंशियल जो है अगर कम सोडियम चैनल ओपन हुए तो जहाँ पे +35 मिली वोल्ट जिस न्यूरॉन में डेवलप होनी थी उस न्यूरॉन में +5 मिली वोल्ट डेवलप होगी, ऐसा नहीं होता। और मेम्ब्रेन जो है आगे प्रोपागेट करती है, और प्रोपागेट करने के लिए ज़रूरी है कि नेक्स्ट जिस एरिया में वो जा रही है उस एरिया की जो एक्साइटेबिलिटी थ्रेशोल्ड होल्ड है, यानी कि उस एरिया में एक्शन पोटेंशियल की स्ट्रेंथ, यानी कि जो साइड वाले एरिया में नेक्स्ट एरिया मूव कर रही है, और उस एरिया का जो थ्रेशोल्ड होल्ड है इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, इसको हम नाम देते हैं सेफ्टी फैक्टर का, ठीक है। अगर सपोज़ कि इस एरिया में जो एक्शन पोटेंशियल पहुंची है वो थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू से कम है तो वो क्या करेगी, इस एरिया को एक्साइट नहीं कर सकती, इस वजह से इस एरिया में एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। इसलिए सेफ्टी फैक्टर का की पोटेंशियल की जो है प्रोपगेशन के लिए 1 से ग्रेटर होना ज़रूरी है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि एक्शन पोटेंशियल पास करने के बाद जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है सोडियम और पोटाशियम का वो किस तरह रेगुलेट होता है नर्व फाइबर के क्रॉस। अब होता क्या है कि इनिशियली जो है सोडियम जो है बाहर हायर कंसनट्रेशन में था, वेरी वेरी हाई कंसनट्रेशन में था, ठीक है। और इनवर्ट सोडियम जो है वो उसकी कंसनट्रेशन लो होती है, लेकिन इनवर्ट पोटाशियम जो है वो वेरी हाई कंसनट्रेशन में होता है, और आउटवर्ड पोटाशियम की कंसनट्रेशन जो है लो होती है। अब जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, एक्शन पोटेंशियल पास करती है, तो क्या होता है कि सोडियम जो है वो रैपिडली इनवर्ड मूव करता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब रीपोलराइजेशन होती है तो रीपोलराइजेशन के दौरान पोटाशियम जो है वो आउटवर्ड मूव करता है। तो इससे कंसंट्रेशन में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये डिस्टर्बेंस जो है बहुत ही माइनर डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए जो आयन है वो बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ आयन जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। कि सपोज करने के यहाँ पे अंदर जो सोडियम आयन है ये अप्रॉक्सीमेट कह लें कि इनकी कंसनट्रेशन अंदर की तरफ 30 आयन है, और बाहर की तरफ जो है वो 1000 आयन पड़े, 1000 नहीं बल्कि 10,000 आयन कर लें, ठीक है। बाहर की तरफ 10,000 आयन और अंदर की तरफ 30 आयन हैं। तो क्या होगा कि एक एक्शन पोटेंशियल के दौरान जब एक बार मेम्ब्रेन डिपोलाइज हुई एक एक्शन पोटेंशियल पास की तो अंदर की तरफ कितने आयन हो जाएंगे, अंदर की तरफ 35 हो जाएंगे, और बाहर की तरफ कितने रह जाएंगे, 9,995 आयन रह जाएंगे। अगली एक्शन पोटेंशियल आई तो अगली एक्शन पोटेंशियल में अंदर की तरफ कितने हो जाएंगे आयन्स, 40 हो जाएंगे, और बाहर की तरफ हो जाएंगे 9,990। यानी कि इससे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल पास करने से आयन के डिफरेंस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यानी कि बहुत ही कम आयन्स की मूवमेंट से एक्शन पोटेंशियल इस्टेब्लिश हो जाती है, लेकिन क्या है कि इससे मिलियंस ऑफ इम्पल्सेस जो हैं वो पास कर सकती हैं विदाउट एनी डेफिनेट चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। लेकिन जब मिलियंस ऑफ इम्पल्सेस पास करेंगी तो क्या होगा कि अंदर की तरफ सोडियम काफ़ी ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाएगा और बाहर की तरफ सोडियम जो है वो डिप्लीट कर जाएगा। इसी तरह पोटाशियम क्या है कि इनिशियली सपोज करने के यहाँ पे इसकी कंसनट्रेशन जो है वो 20,000 है आयन है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ इसके जो हैं वो 50 आयन हैं। तो एक एक्शन पोटेंशियल के बाद अंदर की तरफ रह गए 19,995, और बाहर की तरफ हो गए 55। अगली एक्शन पोटेंशियल पे अंदर की तरफ रह गए
990 और बाहर की तरफ हो गए 60, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह एक्शन जैसे जैसे नर्व इम्पल्सेस पास करती जाएंगी, पोटाशियम जो है बाहर की तरफ इंक्रीज होता चला जाएगा, अंदर की तरफ कम होता चला जाएगा। तो लेकिन जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डेफिनेट चेंज आने के लिए मिलियंस ऑफ इम्पल्स जो है वो रिक्वायर्ड है। अब ये जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इसको करेक्ट कौन करता है? इसको करेक्ट करने के लिए मेम्ब्रेन में पड़ा होता है सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है? अंदर से ये 3 सोडियम को उठाता है, ठीक है, और 3 सोडियम जो है अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता है, और बाहर से 2 पोटाशियम उठाता है और 2 पोटाशियम बाहर से अंदर की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि जो पोटाशियम बाहर इकट्ठा हुआ था वो पोटाशियम वापस अंदर की तरफ आ रहा है, और जो सोडियम अंदर इकट्ठा हो रहा था वो सोडियम यहाँ से बाहर जा रहा है। लेकिन सोडियम पोटाशियम पंप जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट को करवा रहा है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इनके बाहर पोटाशियम की कम कंसंट्रेशन है, अंदर ज़्यादा है, तो कम से पोटाशियम ज़्यादा की तरफ आ रहा है, और इधर सोडियम जो है वो भी कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है। तो ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो इसके अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। तो सोडियम पोटाशियम पंप जो है एटीपी को स्प्लिट करता है और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट जो है वो शो करता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो कंसंट्रेशन इस्टेब्लिश हो रही है, अगेन कंसंट्रेशन को रीसेट किया जाता है, इसको हम नाम देते हैं नर्व की रिचार्जिंग प्रोसेस का। और इस रिचार्जिंग प्रोसेस में एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। अब जितनी सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिस्टर्ब हो चुका होगा, सोडियम पोटाशियम पंप की एफिशिएंसी या इसकी एक्टिविटी जो है उतनी फास्ट होगी, उतनी ज़्यादा होगी, और उतनी ही एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेगा, और जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा नतीजे में उतनी ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे भी ये बात बताई गई है कि जो सिंगल एक्शन पोटेंशियल है, इससे का जो इफेक्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे वो बहुत कम है, इवन कि इसको मेजर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जब कह रहे हैं कि 1 लाख से 50 मिलियन इम्पल्स जो है वो गुजरे लार्ज नर्व फाइबर में, तो इससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो इतना कम हो जाएगा कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो रुक जाएगी। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है ऐसे केस में कि सोडियम पोटाशियम ग्रेडियंट को दोबारा इस्टेब्लिश किया जाए, और ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है उसकी मदद से इसको दोबारा इस्टेब्लिश किया जाता है। अब सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है? इस न्यूरॉन की रिचार्जिंग के प्रोसेस में ये एटीपी को स्प्लिट करता है, ठीक है, और इस दौरान जो नर्व फाइबर है ये एनर्जी जो है यूज़ कर रहा होता है, और इसके अंदर हीट जो है वो भी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे ग्राफ देखें तो ग्राफ में ये दिखाया गया है कि हीट प्रोडक्शन और इम्पल्सिस पर सेकंड के दरमियान ग्राफ है। तो जैसे जैसे इम्पल्सिस जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उतना कम होगा, फिर उसको स्टैब्लिश करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी उस हिसाब से हीट प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी, एंड सो ऑन। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिदमिसिटी ऑफ सम एक्साइटेबल टिश्यू, ठीक है, ये टॉपिक हम करते हैं नेक्स्ट। अब रिदमिसिटी से क्या मुराद है कि कुछ जो सेल्स हैं, स्पेसिफिक सेल्स बॉडी के अंदर, वो कॉन्टीन्यूसली जो है डिस्चार्ज करते रहते हैं एक स्पेसिफिक रिदम के साथ, स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज करते रहते हैं विदाउट एनी स्टिमुलाई, ठीक है। तो इनकी कॉन्टीन्यूस रिपीटेटिव डिस्चार्ज है, इसको हम नाम देते हैं रिदमिसिटी का। इनके स्पेसिफिक रिदम में स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये कौन कौन से सेल्स शो करते हैं? जिसमें साइनोएट्रियल नोड है हार्ट का, उसके अलावा हार्ट के पुरकंजित सिस्टम में भी होता है अगर साइनोएट्रियल नोड से कंडक्शन जो है ब्लॉक हो जाए, ठीक है। तो इसमें रिदमिकल बीट आ जाती है हार्ट की, मतलब इसके ये जो सेल्स हैं स्पेसिफिक जो है ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब साइनोएट्रियल नोड का जो रिदमिक डिस्चार्ज है, ये रिदमिकल बीट ऑफ हार्ट जो है इसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये रिदमिकल डिस्चार्ज होता है स्मूथ मसल्स के अंदर। अब स्मूथ मसल के अंदर ये क्या होता है, पेरिस्टालसिस इंटेस्टाइन की कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ न्यूरॉन के अंदर रिपीटिव डिस्चार्ज होता है, उन न्यूरॉन के अंदर होता है जो रिस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं, इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ये रिस्पायरेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये जो 3 सेल्स टाइप यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं, ये तो कंटिन्यूसली मतलब नॉर्मली बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बात की गई कि जितने भी एक्साइटेबल टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर आल नर्व फाइबर हैं या मसल फाइबर हैं, तो ये भी रिपीटिवली डिस्चार्ज कर सकते हैं अगर आप थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू जो है इसको बहुत ही कम कर दो, यानी कि -90 मिली वोल्ट जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और अगर थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू कम करके -85 मिली वोल्ट -80 मिली वोल्ट कर दी जाए तो इनकी एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये भी रिपीटिव डिस्चार्ज जो है स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा जो है इनकी एक्साइटेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज़ की जा सकती है अगर सोडियम की परमिबिलिटी जो है इंक्रीज़ कर दी जाए। तो इसके लिए हमें बताया गया कि सोल्यूशन है जो यहाँ पे
वेराट्रिडीन सोल्यूशन जो है इसके अंदर अगर इनको हम प्लेस कर दें तो इससे सोडियम की परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और इससे भी इनकी एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है और ये स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज जो है स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो उससे भी जो है रिपीटिव डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी से जो सोडियम इनकी गेटिंग है वो इफेक्ट होती है और सोडियम परमिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा जो कैल्शियम की कमी है इससे भी न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कैल्शियम से की कमी से जो गेटिंग है सोडियम चैनल की वो इफेक्ट होती है और सोडियम परमिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब कुछ सेल में जो एक्साइटेशन हो रही है किस वजह से हो रही है, कैसे हो रही है, इसके लिए हम हार्ट मसल को उसके हवाले से बात करते हैं। तो क्या होता है कि जो साइनोएट्रियल नोड है उसकी मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होती है सोडियम और कैल्शियम आयन को, ठीक है। उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है -60 से -70 मिली वोल्ट, ठीक है। इस पे जो चैनल्स हैं वो कम्प्लीटली क्लोज भी नहीं हुए होते, पार्शियली ओपन होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो इसकी होती है थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू वो होती है -40 मिली वोल्ट, ठीक है, -40 मिली वोल्ट्स, ठीक है। अब क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन जो है इसकी परमीबल होती है सोडियम और कैल्शियम, इनके सोडियम और कैल्शियम जो है स्लोली इसकी मेम्ब्रेन के अंदर लीक आउट करते रहते हैं। इनके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट है। अब सोडियम जो और कैल्शियम जो है वो लीक कर रहे हैं, उनके लीक करने से मेम्ब्रेन जो है वो -40 मिली वोल्ट तक पहुंचती है। अब -40 मिली वोल्ट पे इनके अंदर जो है इन पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स वो -40 मिली वोल्ट्स पे ओपन होते हैं, उससे एक्शन पोटेंशियल जो है प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ये इनएक्टिव हो जाते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, और पोटाशियम चैनल जो है वो ओपन होते हैं, वो डिपोलराइज करते हैं और सारा प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है। यहाँ पे स्टेप्स में इन्होंने यहाँ पे बात की हुई है कि मेम्ब्रेन जो है वो सम सोडियम और कैल्शियम आयन के लिए परमेएबल है, वो नेवर आ रहे हैं। तो इसकी एक्टिविटी से क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन वोल्टेज पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, उससे परमेबिलिटी में मजीद जो है इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि मजीद चैनल ओपन होंगे तो मोर आयन फ्लो करेंगे इनवर्ड, तो परमेबिलिटी इतनी पॉजिटिव डायरेक्शन में चली जाएगी कि एक्शन पोटेंशियल है वो डेवलप हो जाएगी। इनके जब थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू पर पहुंच जाएगी तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने ग्राफ दिया हुआ, ग्राफ से हम समझते हैं कि जो -60 मिली वोल्ट है ये इसकी है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे -40 मिली वोल्ट इनकी होती है एक्साइटेबिलिटी थ्रेशोल्ड होल्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि -60 मिली वोल्ट से यहाँ पे लीकेज हो रही है करंट की, उसकी लीकेज की वजह से मेम्ब्रेन जो है अपवर्ड जो है वो शूट आउट करती है -40 मिली वोल्ट तक, ठीक है, -40 मिली वोल्ट तक गई। अब यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं जिससे ये टॉप पे शूट आउट कर देती है। अब यहाँ पे कैल्शियम चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं। पोटाशियम चैनल ओपन से पोटाशियम की परमिबिलिटी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। पोटाशियम कंडक्टेंस कर्व है, यहाँ पे पोटाशियम कंडक्टेंस जो है अब इंक्रीज हो चुके हैं, जिससे मेम्ब्रेन रिपोलराइज हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में वापस आ जाती है। लेकिन -60 मिली वोल्ट पर ये रुकती नहीं है, बल्कि पोटाशियम कंडक्टेंस जो है ज़्यादा होने की वजह से मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो गई है, -60 मिली वोल्ट से भी डीप चली जाती है, यानी कि -80 मिली वोल्ट, -85 मिली वोल्ट तक चली जाएगी। तो फिर क्या होगा कि जो सोडियम और कैल्शियम जो है वो लीक आउट कर रहे हैं वो दोबारा इस मेम्ब्रेन को आगे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, और -40 मिली वोल्ट तक जाएगी, फिर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगी और सो ऑन। ये प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा। इसको बेहतर ग्राफ से और बेहतर जो है डिटेल से हम पढ़ेंगे आगे कार्डियक फिजियोलॉजी में, वहाँ पे इसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक और बात की है कि एक बार मेम्ब्रेन जो है वो डिपोलराइज हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद फ़ौरन ही वो डिपोलराइज हुई है, फिर रिपोलराइज हुई है, तो दोबारा फ़ौरन ही डिपोलराइज क्यों नहीं हो रही, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है डिपोलराइज हुई, रिपोलराइज हुई, अब यहाँ पे ये जो गैप आ रहा है ये गैप क्यों है, फ़ौरन ही यहीं से नई एक्शन पोटेंशियल क्यों डेवलप नहीं हुई। तो इसका आंसर भी यही कि चूँकि मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो गई है, हाइपर पोलराइज से दोबारा आरएमपी पे जाने में कुछ टाइम लगता है, उसकी वजह से न्यू एक्शन पोटेंशियल जो है वो थोड़ी सी लेट आ रही है, ठीक है, ये इसका रीज़न है। अब इम्पल्स कंडक्शन की बात कर लेते हैं कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में किस तरह कंडक्ट होती है और अनमाइलिनेटेड में किस तरह कंडक्ट होती है। इससे पहले हम नर्व की बात कर लें तो बहुत सारे एक्सॉन, एक सिंगल लार्ज एक्सॉन है उसको हम नाम लेते हैं नर्व फाइबर का, और बहुत सारे एक्सॉन जो अगर इकट्ठे हो जाए तो इसको हम नाम लेते हैं नर्व का। जैसे सपोज करें कि जैसे ये एक सिंगल एक्सॉन है, ठीक है, अब काफ़ी सारे एक्सॉन यूँ इकट्ठे हो जाए, मिल जाएँ, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक है, उनको कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सराउंड कर ले, तो इसको हम नाम लेते हैं नर्व का, ठीक है। अब ऐसा एक्सॉन जिसके गिर्द श्वान सेल ने माइलिन शीट बना रखी है इसको हम नाम लेते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन, और जिसके गिर्द श्वान सेल नहीं है इसको हम नाम लेते हैं अनमाइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है। माइलिन शीट किस तरह बनती है
कि श्वान सेल जो है, सपोज करें कि जैसे ये एक श्वान सेल है, ठीक है, और ये एक नर्व फाइबर है। अब श्वान सेल क्या करता है, इसकी गिर्द कॉन्टीन्यूस रैपिंग जो है वो बनाना शुरू कर देता है, इसकी गिर्द यूँ लिपटता चला जाता है, ठीक है। इस तरह श्वान सेल काफ़ी सारी लेयर्स बनाते हैं अपनी मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो इन लेयर्स की से बनती है माइलिन शीट, ठीक है। अब इस लेयर के अंदर जो है एक फॉस्फोलिपिड होता है जिसको हम नाम देते हैं स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। अब वो क्या है, इंसुलेटिंग लिपिड है। वो जितने पोर्शन पे मेम्ब्रेन के यहाँ पे जैसे ये श्वान से लिपटा हुआ है, तो जितने पोर्शन पे मेम्ब्रेन के श्वान से लिपटा होता है इतने पोर्शन को वो इंसुलेट कर देता है, यानी कि इतने पोर्शन से जो आयन की मूवमेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और सेल के अंदर मूवमेंट आयन की जो है वो नहीं हो पाती, ठीक है। अब श्वान सेल यहाँ पे लिपटा हुआ है, उसके बाद श्वान सेल यहाँ पे लिपटा हुआ है, ठीक है। अब दो श्वान सेल के दरमियान जो ये प्लेस होती है इसको हम नामते हैं नोड ऑफ रणवीर, ठीक है, नोड ऑफ रणवीर का, ठीक है। अब यहाँ से जो आयन की मूवमेंट है वो हो जाती है। अब ये भी नोड है। अब नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला, इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं इंटर नोड का, ठीक है। ये डिस्टेंस है इंटर नोड। अब इंटर नोड जो पोर्शन है यहाँ पे इम्पल्स या आयन की मूवमेंट नहीं होती, लेकिन नोड्स पे जो मूवमेंट है वो हो जाती है। तो इस केस में माइलिनेटेड जो एक्सॉन है, इस केस में क्या है, इम्पल्स जो है वो नोड टू नोड जंप करेगी, यानी कि पहले ये एरिया डिपोलराइज हुआ। अब यहाँ से करंट जो है वो डायरेक्टली जो है करंट का सर्किट, लोकल सर्किट बनेगा, करंट जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा नेक्स्ट नोड पे, इस नोड को डिपोलराइज करेगा, ठीक है। उसके बाद इस नोड को डिपोलराइज करने के बाद करंट जो है नेक्स्ट नोड को डिपोलराइज करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नोड डिपोलराइज होगा एंड सो ऑन, यानी कि डिपोलराइजेशन और आयन की मूवमेंट सिर्फ नोड पे हो रही है। तो इस केस में इम्पल्स जो है वो नोड टू नोड जंप करती हुई जाएगी, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इससे एक तो स्पीड जो है इम्पल्स ट्रांसमिशन की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। स्पीड क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि पूरी मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करना नहीं पड़ रहा, सिर्फ नोड है, नोड जो है वो डीपोलराइज हो रहा है। दूसरा, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी कंजप्शन जो है, एनर्जी कंजप्शन वो भी कम हो जाता है। ऐसा क्यों है, एनर्जी कंजप्शन लिटल ऐसा क्यों है, क्योंकि इस केस में जो आयन की मूवमेंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो सिर्फ नोड पे डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए जो सोडियम पोटेशियम पंप एनर्जी यूज़ करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को दोबारा मेंटेन करने के लिए, वो एनर्जी कम होगी, ठीक है। अब अनमाइलिनेटेड जोन पे आए तो यहाँ पे ये एरिया डिपोलराइज होगा, ठीक है। उसके बाद डिपोलराइजेशन जो अगले एरिया में यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उसके बाद डिपोलराइजेशन यहाँ पे आएगी कि यहाँ पे कंटिन्यूसली पूरी मेम्ब्रेन है जो है वो डिपोलराइज होना है। तो पूरी मेम्ब्रेन को डिपोलराइज करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ पे स्पीड जो है वो स्लो होगी, ठीक है। उसके अलावा एनर्जी कंजप्शन भी यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा आयन ग्रेडियंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और सोडियम पोटेशियम पंप आयन कंसंट्रेशन को दोबारा मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करेगा, ठीक है। और ये जो इसकी कंडक्शन है जंपिंग टाइप, इसको नाम दिया था हम साल्टेटरी नर्व पल्स कंडक्शन, ठीक है। अब नर्व को स्टिमुलस कौन कौन से नर्व के लिए जो इस मेम्ब्रेन को डिपोलराइज कर सकते हैं, इसके अंदर हर वो स्टिमुला या हर वो इफेक्ट मेम्ब्रेन पे जो सोडियम की परमिबिलिटी को इंक्रीज़ कर दे, ठीक है, वो नर्व फाइबर को एक्साइट करता है। इसमें कौन कौन सी आ जाती है, मैकेनिकल स्टिमुलस होता है, ठीक है। उसके अलावा केमिकल स्टिमुलस होता है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस होता है, ठीक है। अब मैकेनिकल स्टिमुलस जो है, जैसे टच रिसेप्टर है स्किन के अंदर, वो मैकेनिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। केमिकल स्टिमुलस जो है सनैप्स वगैरह पे होता है, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस पे कोई बहुत सारे सेल जो हैं वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हार्ट मसल है, हार्ट मसल सेल्स के अंदर जो है वो होते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शंस होते हैं, जिसके क्रॉस आयन की मूवमेंट होती है और वो इलेक्ट्रिकली कपल्ड होते हैं सारे सेल्स। तो इस तरह मैकेनिकल स्टिमुलस, केमिकल स्टिमुलस और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो हैं वो नर्व फाइबर को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हम देखते हैं कि हम करंट के ज़रिए किस तरह नर्व फाइबर को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये पॉजिटिव केएल है, ये नेगेटिव केएल है। इनसाइड मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिव होती है, आउटसाइड मेम्ब्रेन पॉजिटिव होती है। अब जो नर्व पोटेंशियल है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये आउटसाइड और इनसाइड मेम्ब्रेन के जो चार्ज है उनका डिफरेंस होता है। तो अगर तो हम पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ बढ़ाएं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अगर पॉजिटिव सप्लाई करें तो पॉजिटिव यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन के क्रॉस जो डिफरेंस है वो भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 से -100 -110 तक चली जाएगी। तो इस तरह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाने से मेम्ब्रेन के क्रॉस जो डिफरेंस था वो इंक्रीज़ होता है, और वो डिफरेंस इंक्रीज़ होने की वजह से इनके सपोज पहले अंदर की तरफ -90 मिली वोल्ट है, बाहर की तरफ 0 मिली वोल्ट होता है। लेकिन जब पॉजिटिव करंट हमने अप्लाई करके इसको +10 मिली वोल्ट कर दिया तो डिफरेंस हमने निकाला -90 मिली वोल्ट -10 मिली वोल्ट, तो ये आ गया -100 मिली वोल्ट। इनके पॉजिटिव करंट सप्लाई करके हमने
मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज कर दिया। अब हम नेगेटिव करंट सप्लाई करते हैं कि इनिशियली सपोज कर लें कि बाहर की तरफ 0 मिली वोल्ट है, अंदर की तरफ -90 मिली वोल्ट है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे, -90 मिली वोल्ट -0 इज इक्वल टू -90। अब क्या करते हैं हम, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से करंट अप्लाई करके इधर हम कर देते हैं 0 की बजाय -20। तो अब -90 माइनस इंटू -20 ये आ जाएगा -90 + 20 इज इक्वल टू 70 मिली वोल्ट। और इस तरह मेम्ब्रेन जो है ये डीपोलराइजेशन की तरफ जा रही है। अब इधर ये बातें लिखी हुई हैं, यहाँ पे नर्व का बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, और उसके बाद श्वान सेल किस तरह जो है माइलिन शीट बनाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आपने पढ़ लेना। उसके बाद ऑनवर्ड मूव करें तो यहाँ पे इन्होंने माइलिन शीट, इसके बाद ऑनवर्ड मूव करें तो यहाँ पे इन्होंने माइलिन शीट जो है वो दिखाई हुई है। इनके श्वान सेल यहाँ पे इस तरह दिखाई हुई है कि एक नर्व फाइबर है और उसके श्वान सेल लिपटा हुआ है, उस तरह माइलिन शीट बताई हुई है। इनके एक श्वान सेल एक एक्सॉन के कुछ पोर्शन को सराउंड कर रहा है। और दूसरी इन्होंने माइलिन शीट की टाइप यहाँ पे दिखाई हुई है। इनके ये येलो कलर के सेवरल एक्सॉन है और एक श्वान सेल जो है बहुत सारे एक्सॉन्स को जो है वो उनके गिर्द माइलिन शीट बना रहा है। ठीक है, ये दो तरह की माइलिनेशन का प्रोसेस इन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऑनवर्ड जो है मूव करें तो उन्होंने साल्टेटरी कंडक्शन के बारे में बताया हुआ है कि नॉन पल्स जो है माइलिनेटेड एक्सॉन में एक जगह से दूसरी जगह जो है जंप करती है। ठीक है, उसके ऑनवर्ड इन्होंने वेलोसिटी का बताया। ठीक है, ये चीज़ें आपने यहाँ से पढ़ लेनी है, कंसेप्ट यहाँ से लेना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन बताई हुई है कि जो अनमाइलिनेटेड है उनमें 0.25 मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि उनके अंदर सारी मेम्ब्रेन डिपोलराइज होती है, इसलिए स्लो स्पीड है। जबकि माइलिनेटेड में 100 मीटर पर सेकंड है, जो कि लार्ज इसकी जो है हाई स्पीड है, क्योंकि उनके अंदर साल्टेटरी कंडक्शन है। उसके बाद एक्साइटेशन का बताया गया है यहाँ पे कि कौन कौन से स्टिमुलाई डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसमें मैकेनिकल डिस्टर्बेंस है, केमिकल डिस्टर्बेंस है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है। ठीक है, ये बातें हमने देखनी है। उसके ऑनवर्ड ये करंट का भी इन्होंने इस पैराग्राफ में रोल बताया, इसका यहाँ से कंसेप्ट ले लेना है। यानी कि अगर आप नर्व फाइबर के बाहर की तरफ अगर आप पॉजिटिव करंट जो है वो अप्लाई करेंगे तो मेम्ब्रेन पॉजिटिव करंट अप्लाई करने से हाइपर पोलराइज होगी, और अगर आप बाहर नेगेटिव करंट अप्लाई करेंगे तो उससे मेम्ब्रेन जो है डीपोलराइज होगी। उसके बाद थ्रेशोल्ड वैल्यू पे आ जाएं तो थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब था कि स्टिमुलस आप जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कम से कम इतनी होनी चाहिए कि जो -90 मिली वोल्ट से मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -65 मिली वोल्ट तक ले आए। अगर इतनी स्ट्रेंथ है तो जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यहाँ पे ग्राफ देखें तो इस ग्राफ में इन्होंने कुछ स्टिमुलस दिखाए हुए हैं। ये स्टिमुलस है, ये बी स्टिमुलस है, ये सी स्टिमुलस है। अब ए पे स्टिमुलस जो है वीक है, तो ये यहाँ पे ये +65 मिली वोल्ट पे यहाँ पे लेबल हुआ है -65 मिली वोल्ट पे। ए स्टिमुलस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -65 तक नहीं ले जा सका, इसलिए एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हुई। बी भी नहीं ले जा सका, एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हुई। लेकिन सी के केस में देखें तो सी के केस में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -65 मिली वोल्ट क्रॉस कर गई है, तो इस केस में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया है। इस तरह डी के केस में भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रही है। तो अगर जो है स्टिमुलस जो है वो थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू को क्रॉस करता है तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगी, अदरवाइज जो है वो डेवलप नहीं होगी। तो यहाँ पे स्लाइड सा यहाँ पे जो है वो डिले भी आ रहा है थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू और एक्शन पोटेंशियल में, तो इसको लेटेंट पीरियड कहते हैं। अब जितनी थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना ही लेटेंट पीरियड कम होगा। इनके यहाँ पे थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू की स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, इसलिए ये पीरियड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ये टाइम पीरियड जो है वो कम है। तो उसके ऑनवर्ड रिफ्रैक्टिव पीरियड पे मूव करें। अब रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है कि एक बार मेम्ब्रेन जो है डीपोलराइज हो गई है, तो जब तक मेम्ब्रेन पूरी तरह रीपोलराइज नहीं होती उस वक्त तक जो थ्रेशोल्ड होल्ड स्ट्रेंथ का जो स्टिमुलस है वो मेम्ब्रेन को एक्साइट नहीं कर पाता, तो इस पीरियड को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। इसकी रीज़न क्या थी, ये पीछे भी हमने जो है वो डिस्कस किया था कि यहाँ पे सोडियम चैनल्स भी आ रहे हैं। तो सोडियम चैनल्स के इनवर्ड जो है इनएक्टिवेशन गेट होता है, बाहर की तरफ एक्टिवेशन गेट होता है। अब थ्रेशोल्ड वैल्यू पर जाके एक्टिवेशन गेट जो है ओपन होता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, लेकिन जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो चुकी है तो इनएक्टिवेशन गेट जो है वो क्लोज हो जाता है। अब इनएक्टिवेशन गेट उस वक्त तक ओपन नहीं होता जब तक मेम्ब्रेन दोबारा जो है वो -90 मिली वोल्ट तक नहीं चली जाती, इनकी दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टैब्लिश नहीं होती, तब तक ये गेट ओपन नहीं होगा। तो इस वजह से जो मेम्ब्रेन के क्रॉस डेवलप मेम्ब्रेन के अंदर डेवलप होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, आगे रिफ्रैक्टिव पीरियड की 2 टाइप्स हैं, उन 2 टाइप्स को हम देख लेते हैं। अब ये हमारे पास एक जो है ग्राफ है एक्शन पोटेंशियल का। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है डीपोलराइज होकर +35 पे गई, फिर 35 से -90 मिली वोल्ट पे आई। अब +35 पे जो इनएक्टिवेशन गेट है सोडियम के वो क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे इनएक्टिवेशन गेट जो है वो क्लोज है। अब उसने ओपन कहाँ पे होना है, ओपन उसने -90 मिली वोल्ट पे होना है। ठीक है, तो इस -90 मिली वोल्ट पे वो ओपन होगा। तो अब ये जो पीरियड है यानी कि यहाँ से लेकर जहाँ पर वो क्लोज हुए हैं, यहाँ से लेकर आगे नेक्स्ट जहाँ पे उसने ओपन होना है,
इस पीरियड को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड का, ठीक है। यानी कि इस पीरियड के दौरान थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू जो है उसकी स्ट्रेंथ का स्टिमुलस अगर आप अप्लाई करेंगे तो उस पर जो न्यू एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगी। यहाँ पे इस गौर करें, मैं थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि ऐसा स्टिमुलस जो -65 मिली वोल्ट तक डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस करता है, ये स्टिमुलस अप्लाई करेंगे तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। इस पीरियड को हम नामते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब रिफ्रैक्टिव पीरियड को 2 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई हम करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और दूसरा आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये गाइटन के अंदर इस चैप्टर में नहीं लिखी हुई, लेकिन ये इसका कंसेप्ट होना ज़रूरी है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। अब इसमें क्या फ़र्क है कि अब जो है यहाँ तक अब स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू का यहाँ पे अब स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, दोनों केसेस में एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हुई। लेकिन अगर आप थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू से स्टिमुलस को इंक्रीज़ कर देते हैं, इनके ऐसा स्टिमुलस आप अप्लाई करते हैं जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -65 के बजाय -30 मिली वोल्ट तक डिक्रीज़ कर देता है। अब वो स्टिमुलस आप यहाँ पे इस पीरियड में अप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करते हैं, तो इसी इधर एक्शन पोटेंशियल अगेन डेवलप नहीं होगी। यानी कि जितना मर्जी स्ट्रेंथ का स्टिमुलस अप्लाई कर लें इतने पीरियड में, यानी कि इस पीरियड में एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो रही। तो इस पीरियड को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी कि ऐसा पीरियड जिसमें जितनी मर्जी स्ट्रेंथ का स्टिमुलस अप्लाई करें एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगी। अब इससे ऑनवर्ड ये जो पीरियड है, ठीक है, ये पीरियड है, इसको हम नाम दे देते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड का। यानी कि इस पीरियड में अगर थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू से स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस अप्लाई करें, यानी कि स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस अप्लाई करें इस पीरियड में, तो न्यू एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाती है। इस पीरियड को हम नाम देते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड का। यानी कि ऐसा पीरियड जिसमें किसी भी स्ट्रेंथ का स्टिमुलस अप्लाई करें और एक्शन पोटेंशियल डेवलप ना हो, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है। और जिसमें वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस अप्लाई करने से एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाए, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है स्टेबलाइजर का टॉपिक, यानी कि वो तमाम फैक्टर जो मेम्ब्रेन नर्व फाइबर मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी को कम करते हैं, इनको स्टेबलाइजर कहते हैं। अब हमने पढ़ा था कि कैल्शियम की कमी से जो है मेम्ब्रेन की जो एक्साइटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, कैल्शियम जो स्टेबलाइजर है, मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी है सोडियम की, उसको कम कर रहा होता है और एक्साइटेबिलिटी को कम कर रहा होता है, इसलिए कैल्शियम जो स्टेबलाइजर है। उसके अलावा जो मेडिकल फील्ड में कौन से स्टेबलाइजर यूज़ होते हैं, इसमें एनेस्थीसिया जो है, एनेस्थेटिक्स हैं, प्रोकेन, टेट्राकेन वगैरह, ये जो है स्टेबलाइजर है, क्योंकि ये सोडियम चैनल की ओपनिंग को जो है वो डिफ़िकल्ट कर देते हैं, ठीक है। सोडियम चैनल की ओपनिंग को ब्लॉक करते हैं, उस वजह से मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज नहीं हो पाती, एक्शन पोटेंशियल शो नहीं करती। इस वजह से अगर बंदे को कहीं पे जो है बॉडी के अंदर चोट लगी हुई है कोई, या उसका ऑपरेट परफॉर्म हो रहा है, तो उसको पेन जो है, एनेस्थीसिया दिया हुआ तो उसको पेन जो है वो फील नहीं हो रही होती, क्योंकि नर्व इम्पल्स जो है वो ब्रेन तक ट्रैवल नहीं कर पाती, क्योंकि जो सोडियम चैनल ओपन नहीं होते, ठीक है। उस वजह से मेम्ब्रेन नर्व फाइबर की डीपोलराइज नहीं होती। तो इस तरह ये जो एनेस्थीसिया है, कैल्शियम है, ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी को कम करते हैं। तो अगर यहाँ पे पीछे हमने सेफ्टी फैक्टर पढ़ा था कि एक्शन पोटेंशियल स्ट्रेंथ जो बटा एक्साइटेबिलिटी थ्रेशोल्ड होल्ड, तो अगर इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाए, जब 1 से कम हो जाएगी तो जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारी नर्व फिजियोलॉजी ख़त्म होती है। तो जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।